नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के विषय में। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी के लिए जितना एक पेड़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है उसकी जड़ें। जैसे देखो, अगर आपने यहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कंप्लीटली समझ लिया तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आगे आप जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हो हर चैप्टर में इनका उपयोग आपको देखने को मिलेगा और हर चैप्टर आप इनके माध्यम से बड़ी सरलता पूर्वक समझ पाएंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी देश की ज्योग्राफी को समझना है तो उससे पहले आपको उस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में नॉलेज होने की आवश्यकता है। अब इस चैप्टर को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स लाया गया। डेली ठीक 12 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास यहां पर आएगी चैप्टर नंबर 4 तक होने के बाद में। इसके बाद हम डेली एनसीईआरटी ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस शाम को टेस्ट में चलाएंगे और सुबह 12 बजे इसका समरी क्लास आएगा और शाम को ठीक 7 बजे इसका टेस्ट आया करेगा। तो सभी लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक दी गई है, आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में आप जाकर के उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। आगे बढ़ते इसी के साथ में सबसे पहला पॉइंट देखो, यहां पर मिल रहा है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले में ग्लोब को समझना है। ठीक है, और ग्लोब को समझने के लिए सबसे पहली जो हेडिंग दी गई यहां पर है वो अक्ष। ठीक है, अक्ष को समझिएगा। देखो आपके सामने यहां पर ग्लोब दिया गया। ठीक है, ये ग्लोब है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, आपने ये ग्लोब ऑफिस में कहीं कहीं पर रखा देखा होगा, स्पेशली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं आपने देखा होगा प्रिंसिपल की टेबल पर ये ग्लोब रखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप बड़ी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर आपको ग्लोब देखने को मिलता है। अब ग्लोब में सबसे नीचे ये होता है स्टैंड। ठीक है, स्टैंड के बाद में ये होता है इसका हैंडल है जिस पर ये सदा होता है। हैंडल के बाद में आप ये एक देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, सुई टाइप की होती है, पूरी सुई होती है, बीच से गुजरती है। इस सुई को अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। और जिन दो बिंदुओं से, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ये सुई होकर के गुजरती है, इसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, और ग्लोब को पृथ्वी की ही तरह हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं। किधर से? इधर से इधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हम ग्लोब को पृथ्वी की ही तरह घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लोब क्यों, इसके बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जानते हो? चूंकि हम पृथ्वी को हाथ में पकड़कर, ठीक है, उसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हमने पृथ्वी की तरह एक ग्लोब बना लिया जिसको हम हाथ में पकड़कर इसे घुमा करके उल्टा सीधा आगे पीछे जैसा चाहे घुमा करके इसका अध्ययन कर सकें। बिल्कुल इसके लिए इस ग्लोब को बनाया गया। अब जो ये सुई एक ही गुजरती है, ठीक है, ये जो सुई है, ऐसी कोई भी पृथ्वी पर सुई मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी सुई मौजूद नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं घूमती है। ठीक है, जबकि हमें ये सुई इसलिए लगानी पड़ी ताकि हम पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर इस ग्लोब को पृथ्वी की भांति घुमा सके, इसलिए हमें इसमें बीच में सुई डालनी पड़ी। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है, इसका कोई भी अन्य यूज नहीं है। ठीक है, अब जो यहां पर समरी दी गई इसके माध्यम से समझ लेते हैं। तो ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये झुकी हुई अवस्था में एक सुई स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, यानी एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। आप देख रहे हैं यहां से होकर गुजर रही है, तो ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, यानी इधर से इधर की ओर सुई के चारों ओर हम इसे घुमाते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है, पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है जिससे हम पृथ्वी को घुमाएं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर स्वयं घूमती है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है, जो सुई है ये काल्पनिक रेखा बनाएगी। इसका यूज केवल इतना है जिससे कि हम पृथ्वी इस ग्लोब को घुमा सकें, इसके अलावा इसका अन्य कोई भी यूज नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हुए आपने ग्लोब को समझ लिया, आगे बढ़ते। अब अगला पॉइंट आपको मिलता है विषुवत वृत्त। इसको समझो। यहां पर देखो ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। देखो यहां पर भी एक काल्पनिक रेखा है और यहां पर भी काल्पनिक रेखा है, पर ये जो काल्पनिक रेखा इसका यूज है, लेकिन ये जो काल्पनिक रेखा यहां पर बताई जा रही है ये वाली है, इसका कोई यूज नहीं है। ये रेखा समान नहीं है। ठीक है, इसे आप यहीं पर भूल जाओ। ठीक है, ये पृथ्वी वाली काल्पनिक रेखा जिस पर हमने हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बनाई है और इसका यूज है। ठीक है, इसका कोई भी यूज नहीं है, ये हमने केवल ग्लोब को घुमाने के लिए बनाई है। ठीक है, अब समझो
ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखो समझो, हमारी जो पृथ्वी है थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी झुकी हुई सुई दिखाई गई है, ठीक है, अक्ष दिखाया गया है, ठीक है। तो अब पर हमें अभी इसका अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी को झुका हुआ ना बना करके बिल्कुल सीधा बना लेते हैं, ठीक है। और चूंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी पूरी गोल तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है, पर हम चपटी नहीं बनाएंगे, हम इसे गोल ही बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये आपका कौन सा उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी है, हमने सीधी बनाई, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब जो दो बराबर भागों में बांटती है, अब मान लो सपोज दैट कि हमने ऐसी कर दी तो भी दो बराबर भागों में बांट रही है, ऐसी कर देते हैं तो भी दो बराबर भागों में बांट रही है, ऐसी कर देंगे तो भी दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो किधर से बांट रही है, इस चीज का भी तो निर्णय होना चाहिए, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा था। यानी कि जो पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, वो ऐसी रेखा है, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर एक और बताई जा रही है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, किसे, अक्षांश को, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझो, कहा जा रहा है अक्षांश को दर्शाती है, जो कि शून्य अंश अक्षांश है। पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है। एक होती हैं ऐसी रेखाएं जो कि लेटी हुई होती हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। एक रेखाएं होती हैं खड़ी रेखाएं ऐसी, ठीक है, इन रेखाओं को कहा जाता है क्या, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि विषुवत वृत्त जो ये रेखा है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है इसे कैसा काट रही है, जो ये रेखा है दो बराबर भागों को कैसे यहां से बांट रही, ठीक है। ऊपर वाला आधा भाग कहलाता है ये उत्तरी गोलार्ध, ये वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध, जो कि यहां पर दिखाया गया, ठीक है। आप समझ गए, जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये होगी आपकी काल्पनिक रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिण ध्रुव, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए, आगे बढ़ते। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीच से बांट रही है, तो ये वाला उत्तरी गोलार्ध आधा हो गया और दक्षिणी गोलार्ध आधा हो गया, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। कौन सा वृत्त, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यहां यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब आप कहोगे कैसे, कहा जा रहा है जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। मान लो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी वृत्त नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक वृत्त बनाया, किस लिए, जिससे कि हम पृथ्वी की विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता लगा सकें, ठीक है। सपोज दैट कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका यहां से विषुवत वृत्त निकल गया, ठीक है। आप समझ लो कि विषुवत वृत्त नहीं था, ठीक है, और आप भारत में हो, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि पृथ्वी में भारत कहां पर है, पृथ्वी में भारत कहां पर है, कैसे पता लगाओगे, तो इसके लिए एक रेखा खींची गई, ठीक है, विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा गया और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया, ठीक है। अब आपने देखा हमारा भारत देश यहां पर स्थित है, अर्थात हमारा भारत देश किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इतना हमको यहां से विषुवत वृत्त के माध्यम से पता चल गया कि हम उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला मिलता है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। अब इसको समझो, अक्षांश किसे कहते हैं, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। अब देखो यहां पर पृथ्वी जो की अवस्था में दिखाई गई है, ये आपकी हो गई कौन सी रेखा, विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है। विषुवत वृत्त के बाद में ऐसी कई सारी रेखाएं हैं जो कि गोल गोल हैं, ऐसी कई सारी रेखाएं हैं, ये आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि कैसी हैं, ये समानांतर स्थित हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देख रहे ये कई सारे वृत्त हैं जो पृथ्वी पर बने हुए हैं, ठीक है। सपोज दैट कि जो 90 डिग्री वाला ये एंगल है जो कि उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, इसे हम बीच में लाते हैं, ठीक है, और मतलब बिल्कुल पृथ्वी को हम खड़ा कर देते हैं अपने सामने, ठीक है। अब पृथ्वी को खड़ा करें, यानी कि ये होगी आपकी विषुवत वृत्त जो कि गोल गोल आपको दिखने लगी, चूंकि हम ये 90 डिग्री यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये वाला जो आपका पॉइंट है उत्तरी ध्रुव, ये हम यहाँ पर बीच में ले आए हैं। तो ये जो पृथ्वी जो पहले मतलब ऐसी थी वो पृथ्वी अब कैसी हो गई, जो पृथ्वी ऐसी आपको दिख रही थी वो पृथ्वी अब हो गई मतलब कैसी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और पृथ्वी अब ऐसी दिखने लगी आपको, ठीक है, गोल हो गई,
सब एक मिनट समझो थोड़ा सा। जैसे कि एक व्यक्ति खड़ा था, खड़े से हमने इसको लिटा दिया, ठीक है। जो पृथ्वी थी ये अभी तक तो खड़ी थी, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको लिटाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा झुका दिया, मतलब क्या, घुमा दिया, ठीक है। पृथ्वी को घुमा दिया, ग्लोब को घुमा दिया, मिडिल वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पर ले आया, ठीक है। जब आप यहाँ पर ले आओगे तो ऐसी आपको पूरी पृथ्वी के चारों ओर बनी हुई एक विषुवत वृत्त दिखाई देगी, जो कि काल्पनिक रेखा हमने बनाई है। ये विषुवत वृत्त हो गया। विषुवत वृत्त के बाद में एक और वृत्त है, ठीक है। विषुवत वृत्त के बाद में ऐसे कई सारे वृत्त, ठीक है, ऐसे कई सारे वृत्त पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठीक है, जिनको बनाया गया हमारे काल्पनिक वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। ऐसी रेखाएं कई सारी, ठीक है। और एंड में जाकर के एक रेखा आपको मिलेगी, जो कि मतलब कौन सी है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के बाद में ऐसी कई सारी रेखाएं हैं जिनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी पर ये ऐसी गोल गोल मौजूद है। और सबसे जो बड़ी रेखा है वो है कौन सी, आपकी विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, ये सभी समानांतर वृत्त हैं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर, ठीक है, बिल्कुल सीध में ऐसे, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए कि उत्तर में स्थित सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, चूंकि जो ये विषुवत वृत्त है, ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में बना है और इसे 0 अंश अक्षांश कहा गया है, ठीक है। ये 0 अंश अक्षांश है और ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच में बना है, ठीक है, बीच में बना है। अब आप जैसे यहां तक जाओगे, ठीक है, सपोज दैट कि भाई यहां से आप यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां तक, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब आपको यहां से यहां तक भी आना है, ठीक है, और इसी प्रकार जैसे यहां से यहां तक गए तो पीछे भी साइड पृथ्वी के पूरा लौट के नीचे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री बनेट्री हो गया। और फिर इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप विषुवत वृत्त से और उत्तरी ध्रुव तक जाओगे तो 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव से फिर विषुवत वृत्त तक आओगे तो 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो ये आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक जब आप जाओगे तो 90 डिग्री ये, और दक्षिण ध्रुव से फिर आप विषुवत वृत्त तक आओगे तो ये हो गया 90 डिग्री। यानी पृथ्वी पूरी 360 है, ठीक है, पृथ्वी पूरी 360 है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब यहां से विषुवत वृत्त से आप ध्रुवों तक जाओगे तो 90 डिग्री है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अक्षांश रेखाएं जो हैं इनको अंशों में मापा जाता है। तो 0 अंश अक्षांश ही हो गया, इसके बाद में कोई 1 अंश अक्षांश होगा, 2 अंश अक्षांश होगा, ये 20 अंश अक्षांश है, ये 40 अंश अक्षांश है, 60 अंश अक्षांश है, फिर 80 अंश अक्षांश आएगा, और जो बीच का पॉइंट इसे 90 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। 90 डिग्री पर ध्रुव मिल जाता है आपको, यानी सबसे ऊपर का पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ठीक है। ये ध्रुव है, ये आपका मध्य रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे की भी अक्षांश होते हैं, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं को अंशों में मापा जाता है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिल रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है, इनको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसको आप समझिएगा इस मैप के माध्यम, इस पूरे डायग्राम के माध्यम से यहां पर रखा गया है। थोड़ा सा और ऊपर कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये ओके, ठीक है, एक मिनट। हाँ आप समझो, विषुवत वृत्त हो गया आपका 0 डिग्री की लाइन, ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव ये वाला आपका 90 डिग्री पर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप पहुंचे 90 डिग्री तक तो ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ से भी आप 90 डिग्री पहुंच रहे तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद में दक्षिणी ध्रुव ये भी आपका 90 डिग्री पर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे ये देखो 90 डिग्री है, इधर से भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी गोल है चूंकि उठी हुई यहाँ पर है, आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। एक मिनट देखो, अब आप लोग कहोगे कि जो गोला होता है वो पूरा 360 का होता है। अब अगर आपने पृथ्वी को आधा आधा कर दिया तो ऊपर वाला 180 होगा, नीचे वाला 180 होगा। तो आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं तो ये आपका चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे यहाँ से इधर यहाँ जाओ, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर है, वह ये कहाँ से, विषुवत वृत्त से, ठीक है। और ये दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री पर है विषुवत वृत्त से, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपका विषुवत वृत्त सबसे पहले आता है, इसके बाद में आता है कौन सा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 3 पॉइंट को आप समझ गए, विषुवत वृत्त 0, उत्तरी ध्रुव 90, दक्षिण ध्रुव 90, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है उत्तर में स्थित कर्क रेखा और दक्षिण में स्थित मकर रेखा। ये आपकी ये कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो उत्तर में 23.5 डिग्री पर,
कर्क रेखा स्थित है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। ठीक है, इसके बाद में दो रेखाएं और मिलती हैं। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में आपको मिलता है उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में आपको मिलता है दक्षिण ध्रुव वृत्त। क्या मिलता है? दक्षिण ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो भाई देखो जो आपका ये उत्तर विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित यानी विषुवत वृत्त ये उत्तर वाला इलाका ये है, तो उत्तर में 66.5 डिग्री पर आप जब जाओगे तो यहां पर आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलता है जो कि ये दिया गया है। ठीक है, और जब आप दक्षिण में आओगे 66.5 डिग्री पर विषुवत वृत्त के तो आपको मिलता है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये चार रेखाएं आपको याद रखनी होगी, इनका आपको बार बार यूज देखने को मिलेगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 6 से 12 तक के चैप्टर्स में। ठीक है, इतना आपको समझना है। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाइए और जाकर के इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले मतलब देखिए अब हम तो हर वीडियो का पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं, देने लगे हैं, तो अब आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। समझो तो क्या हो गया, आपने यहां पर कितनी रेखाओं के बारे में पढ़ा? सबसे पहले विषुवत वृत्त जो कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग में बीच में स्थित है, जो पृथ्वी को दो बराबर के आधे आधे भागों में डिवाइड करती है, इसको कहा जाता है विषुवत वृत्त और ये 0 अंश पर है। ठीक है, इसके बाद में एक आपको मिलती है 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको मिलती है मकर रेखा। ठीक है, फिर 66.5 डिग्री आपको उत्तर में मिलती है एक उत्तरी ध्रुव वृत्त और एक आपको 66.5 डिग्री दक्षिण में मिलता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, इसके बाद में जब आप 90 डिग्री पर पहुंच जाओगे तो आपको मिलेगा उत्तरी ध्रुव और जब आप 90 डिग्री पर दक्षिण में आ जाओगे तो आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो आगे समरी में दिया गया है बट हम एक बार यहीं पर समझ लेते हैं। अब जो मकर रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा है, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को क्यों बनाया गया जानते हो? इन दोनों रेखाओं को इसलिए बनाया गया क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में सबसे अधिक सूर्य का तापमान पड़ता है। सूर्य का देखो सबसे अधिक किरणें पड़ती हैं विषुवत वृत्त पर। ठीक है, और जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आभासी गति करता रहता है। कभी कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी सूर्य की किरणें पड़ेंगी, कभी मकर रेखा पर पड़ेंगी और कभी विषुवत वृत्त पर, और कभी इन बीच में जो इलाके यहां पर पड़ेगी। ठीक है, तो कर्क रेखा पूरे साल, ठीक है, कर्क रेखा पूरे साल कब कब पड़ती है ये आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा। अभी यहां पर बस इतना समझो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की आभासी गति होती रहती है और यहां पर सूर्य का सबसे अधिक टेंपरेचर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इस इलाके को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाके को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी कर्क रेखा है और उत्तर ध्रुव वृत्त है और जो मकर रेखा है दक्षिण ध्रुव वृत्त है, इन दोनों का जो इलाका ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस इलाके को कहा जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहता है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो भाई क्या होता है, यहां तक तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ जाती हैं, लेकिन इसके इधर तरफ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं। फिर यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, क्योंकि सूर्य आपका ये है, ठीक है, और सूर्य की किरणें ऐसी पड़ रही हैं, सीधी यहां पर पड़ रही हैं। ठीक है, यहां पर जब आप जाओगे तो देखो आप तिरछी सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं। ठीक है, सूर्य तो भाई एक ही स्थान पर है। ठीक है, सूर्य की किरणें चूंकि पृथ्वी के आधे ही भाग पर मौजूद पड़ती हैं, आधे भाग पर नहीं पड़ती हैं। एक टाइम पर आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में रात होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो क्या है कि जब आप देखोगे इधर तरफ, ठीक है, तो जो आपका कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त वाला इलाका है, यहां पर सूर्य की किरणें हल्की पड़ती हैं लेकिन हल्की पड़ती हैं। और उसी प्रकार से मकर रेखा और जो आपका ये दक्षिण ध्रुव वृत्त वाला इलाका है, यहां पर भी सूर्य की किरणें हल्की पड़ती हैं। तो इन दोनों इलाकों में गर्मी नहीं होती। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंध वाला इलाका देखने को मिलता है, यानी कि हल्की हल्की ठंड। ठीक है, और जैसे जैसे आप इधर से इधर की ओर बढ़ते जाओगे ठंड ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो ठंड बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आपको मिलता है वो है आपका कौन सा? मिलता है आपको दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त ये वाला, और मिलता है आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये से कहा जाता है शीत कटिबंध। यहां पर हमेशा सर्दी रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर कभी भी क्षितिज से ऊपर पहुंच ही नहीं पाती। क्षितिज का अर्थ होता है यानी कि जिस टाइम आप देखते हैं कि हमारे यहां पर शाम के 5 बजे जितना सूर्य ऊपर होता है गर्मियों के टाइम पर, 5-6 बजे की तरफ देखते हो, मतलब कितना होता है ऐसा समझिएगा जैसे कि शाम के 4-5-6 बजे टाइम आप देखते हो ना, मतलब शाम के टाइम जितना होता है। ठीक है, इतना यहां पर पूरे टाइम में, पूरे दिन में यहां पर इतनी ऊंचाई तक सूर्य पहुंच पाता है, इसलिए यहां पर सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये जो इलाका है, जो दक्षिणी
शीत कटिबंध कहलाता है और ये वाला उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर सर्दी सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। और जो आपका ये दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर सबसे अधिक ठंड होती है, ठीक है। इतनी चीज आप यहाँ पर समझ गए। अब अगर कोई ऐसा टॉपिक रह गया जो नहीं समझ में आया तो हमें अभी बता दीजिएगा, ताकि जब हम शाम को इसका टेस्ट वाला लाएं तो उसमें आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। अब जो ये ताप कटिबंध यहाँ पर दिए गए थे, जो हमने रेखाओं के बारे में आपको बताया, ताप कटिबंधों के बारे में आपको बताया, इसको लिखित रूप में एक बार समझ लो, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। वर्ष में एक बार, जैसे कि आप देखोगे, एक मिनट समझ लो, हमने आपको बताया सूर्य आभासी गति करता रहता है, ठीक है। तो सूर्य की सीधी किरणें कभी यहां पर पड़ेंगी तो कभी यहां पर पड़ेंगी, कभी यहां पर पड़ेंगी तो कभी कर्क रेखा पर पड़ेंगी, और कभी मकर रेखा पर पड़ेंगी तो कभी यहां पड़ेंगी, कभी यहां पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि वर्ष में एक ऐसा दिन जरूर होगा जिस दिन आप इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, आपके ठीक ऊपर सूर्य होगा, ठीक है। आपके ऊपर सूर्य की सीधी किरणें एक ना एक दिन पूरे वर्ष में जरूर पड़ेंगी, अगर आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो अभी हमारे यहाँ पर गर्मी चल रही है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में क्या है, जो सूर्य है, सूर्य आपका आभासी गति करके इधर की तरफ आ चुका है। सूर्य की जो किरणें है वो यहाँ पर सबसे अधिक पड़ रही हैं, ठीक है। सर्दी के टाइम पर यहाँ पर पड़ने लगती है सबसे अधिक किरणें, ठीक है। तो सूर्य आभासी गति करता रहता है, ठीक है। और बरसात के टाइम पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बरसात के बाद में, मतलब जब सर्दियों की स्टार्टिंग होती है तब यहाँ पर पड़ती है, सितंबर के टाइम पर, ठीक है। तो इसको क्लास 9th में समझेंगे, डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल सीधा कर्क रेखा के उधर और मकर रेखा के इधर, यानी कि इस वाले इलाके में किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी कभी भी नहीं पड़ती, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाए, जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाओगे, यहां से इधर की ओर बढ़ते जाओगे तो यहां पर क्या होगी, सूर्य की किरणें धीरे धीरे तिरछी होती जाएंगी, वही चीज यहां पर कही जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी कि थोड़ा सा मतलब समझने में कठिन है। क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा यानी कि ये वाली, और उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि ऊपर वाली जो ये रेखा है, कौन सी वाली, उत्तरी ध्रुव वृत्त ये वाली, ठीक है। और मकर रेखा जो है, ठीक है, मकर रेखा यानी ये वाली, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि ये वाली, ठीक है। इन दोनों के बीच वाला जो ये इलाका है, ठीक है, यहां पर तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या, यहां पर मध्यम तापमान रहता है, हल्की हल्की ठंड यहां पर रहती है, मध्यम तापमान रहता है, ना सर्दी ना गर्मी, आप ये कह सकते हो। रात के टाइम पर भी वैसा ही और दिन में वैसा मध्यम तापमान रहता है, मध्यम सही रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी जो ये वाला इलाका था, पृथ्वी, हाँ चलो, उत्तरी ध्रुव वृत्त 50 बार बता चुके, और क्या बताएं, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहां पर सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी मिडिल लाइन हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई। इसके बाद में ये आपको मिलती है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये आपको मिलता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये आपकी 66.5 डिग्री पर मिलती है ये रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री पर, ये भी 23.5 डिग्री पर, ये आपकी 66.5 डिग्री पर, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। सारे याद कर लो, कितना आसान है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि कर्क रेखा कितने, मतलब कितने डिग्री पर स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर स्थित है, ऐसे प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो अक्षांश को हमने समझ लिया, ठीक है, अक्षांश रेखाओं को समझ लिया। क्या हमने समझा अक्षांश रेखाओं में? सबसे पहली चीज हमने अक्षांश रेखाओं में क्या समझी, चलिए बताइए। देखो सबसे पहले हमने समझा कि पृथ्वी पर एक विषुवत वृत्त होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और इसी विषुवत वृत्त के उत्तर में और दक्षिण में अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको अंशों में मापा जाता है। इसके बाद में पृथ्वी पर 4, 5, 6, हाँ 4 रेखाएं ये और होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेखाएं और होती हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त को जोड़कर, विषुवत वृत्त को अगर हटा दो तो 6 रेखाएं होती हैं, जिसके माध्यम से 6 अक्षांश रेखाएं होती है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी पर ताप को निर्धारित करते हैं कि इस स्थान पर इतना ताप पड़ता है, ठीक है। ताप कटिबंध जिससे निर्धारित किया जाता है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको पढ़ना है देशांतर क्या है, देशांतर को पढ़िएगा। देशांतर किसे कहते हैं, हमने अक्षांश को पढ़ लिया, माना कि थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, मतलब काफी अच्छे ढंग से इसको
इसको एक्सप्लेन किया हमने, लेकिन हमने अक्षांश को पढ़ लिया, आप देशांतर को समझो। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थान की दूरी कितनी है। समझो, इन दोनों रेखाओं में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है, उसको भी बताएंगे। देखो, कहा जा रहा है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हो गई ये वाली, ठीक है, अक्षांश रेखाएं हो गई ये वाली, ठीक है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद में ऐसी गोलाकार रेखाएं पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं, जिससे कि हम पृथ्वी पे मतलब ताप का निर्धारण करते हैं और किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए ये महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इसके अलावा जो देशांतरी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। देशांतरी रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, यानी कि हम एक यहाँ पर पृथ्वी बना लेते हैं, ये वाली, ठीक है। जो ये वाली रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं, देशांतरी रेखाएं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है, ठीक है, देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है ये वाली, ठीक है। और कहा जा रहा है किसी भी स्थान की अगर आपको सही स्थिति बतानी है तो अक्षांश के अलावा ये जानना भी आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थान की दूरी कितनी है। अब इसको समझो, जिस प्रकार से हमने जो आपकी अक्षांश रेखाओं थी उनमें एक मिडिल रेखा को माना, उसमें एक मध्य रेखा मानी जिसे हमने भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त नाम दिया। इसी प्रकार से जो आपकी ये देशांतरी रेखाएं हैं, इसमें से भी एक रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना गया है, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा मानी गई है, जिसे मिडिल लाइन कहा जाता है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। देखिए, हमने जब विषुवत वृत्त रेखा को माना था तो इसमें विषुवत वृत्त रेखा को मानना बहुत आसान था, क्योंकि इसमें एक रेखा की लंबाई सबसे बड़ी थी और इसके बाद में इस रेखा की लंबाई इससे कम होगी, इससे इसकी कम होगी, ठीक है, और इस रेखा से इस रेखा की लंबाई कम होगी, इससे इसकी कम होगी, और एंड में जब आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंचोगे तो रेखा की लंबाई 0 हो जाएगी, ठीक है। ये थी आपकी अक्षांश में, ठीक है, जो ये रेखा है बिल्कुल 0 हो जाती है। लेकिन अगर जब आप देशांतर में आओगे तो देशांतर में सभी रेखाओं की लंबाई बिल्कुल समान है। जितनी भी रेखाएं मौजूद हैं सभी रेखाओं की लंबाई बिल्कुल समान है, ठीक है। अब यहां पर किस रेखा को प्रमुख याम्योत्तर यानी कि राजा रेखा माना जाए, ये यहां पर सवाल खड़ा हुआ। तो क्या किया जाए, देखो अब यहां पर समझो, एक रेखा को यहां पर माना गया, अब इसे कैसे प्रमुख याम्योत्तर माना गया इसको भी मांगे समझेंगे, ठीक है। यह कहा जा रहा है किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना भी आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसको जोड़ने वाली देशांतरी रेखा देशांतरी याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इनकी दूरी कितनी है। देखो, जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा मानी गई, ठीक है, इसे कैसे माना गया ये भी मांगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये रेखा मानी गई इसे 0 डिग्री का नाम दिया गया, ठीक है। 0 डिग्री से पूर्व ये वाला इलाका पूर्व वाला होता है, ठीक है, और ये वाला पश्चिम वाला होता है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पूर्व या पश्चिम की ओर दूरी कितनी है इस चीज का भी निर्धारित करना होगा। एक मिनट, कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी स्थान की सही स्थिति के बारे में जानना है तो आपको यह भी जानना होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो देशांतरी याम्योत्तर है इससे पूर्व, यानी ये वाली जो है रेखा, इससे पूर्व या पश्चिम, ठीक है, या फिर पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री की लाइन, इसके बाद में एक होती 0.1 डिग्री की लाइन, फिर 2 डिग्री की मिलेगी, 10 डिग्री की लाइन, फिर एक 20 डिग्री की लाइन होगी, फिर एक 30 डिग्री की, फिर 40 डिग्री की, 50 डिग्री की, 60 डिग्री की, 70 डिग्री की, 80 डिग्री की, ठीक है। इस प्रकार से ये भी लाइनें होती हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को समझो यहाँ पर कि किस प्रकार से इनको मतलब, हाँ, तो आपने जान लिया कि 0 डिग्री की लाइन, इसके बाद में 10-20 डिग्री की ये डिग्री की लाइनें होती हैं कि भाई ये 0 डिग्री से 30 डिग्री आप इधर बढ़ोगे तो आपको एक और रेखा मिलेगी, फिर 10 डिग्री बढ़ोगे एक और रेखा मिलेगी, 20 डिग्री बढ़ोगे एक और रेखा मिलेगी, 30 डिग्री बढ़ोगे एक और रेखा मिलेगी, ठीक है। ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, ये आपने जान लिया। अब अगर आपको किसी भी स्थान की सही स्थिति के बारे में पता लगाना, सपोज दैट कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और हमें हमारे भारत देश की पता लगाना। अब हमने ये तो जान लिया कि अक्षांश रेखा ये विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध यहां से यहां तक आता है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि यहां से यहां तक के बीच में भारत देश कहां पर है, ये जानने में मदद करती है देशांतरी रेखा, क्योंकि देशांतरी रेखा मध्य में है, मध्य से इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है। पूर्व या पश्चिम की ओर कितनी दूरी पर भारत देश स्थित है ये आपको जानने में मदद करती है देशांतरीय रेखा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है यामियोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिक अधिक होती है, यानी जो विषुवत वृत्त है ये सबसे मिडिल की लाइन होती है। तो जो एक यामियोत्तर से दूसरे यामियोत्तर के बीच की दूरी है यामियोत्तर रेखा की, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जो होती है बिल्कुल विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। जो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की लंबाई जो दूरी होती है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है 111.3 किलोमीटर। और ध्रुवों तक जैसे से आप जाओगे, ठीक है, ये जैसे से आप जाओगे तो यहाँ पर इसकी जो मतलब कि दूरी होती है वो 0 हो जाए। आपने तरबूज देखा है, तरबूज पर लाइनें देखी होंगी, ठीक है, तरबूज पर लाइनें होती है, बीच में आप देखोगे तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। और जैसे आप जहां पर तरबूज की नाड़ी लगी होती है, मतलब जहां पर डंठल होता है, वहां पर जाकर देख करके देखो तो 0 हो जाएगी दूरी, सभी जाकर के एक ही जगह पर मिल जाती है। ठीक तरबूज की तरह ही ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है सभी देशांतरी यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है, यानी कि जितनी भी रेखाएं हैं ये, ठीक है, इन सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था कि भाई ये वाली ये रेखा, ये वाली ये रेखा, इन रेखाओं को मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। और भूमध्य रेखा, ये मतलब प्रमुख यामियोत्तर रेखा मानना भी बहुत कठिन था। तब सभी वैज्ञानिकों ने, सभी देशों ने यह निश्चय किया कि एक ग्रीनविच जगह है, ग्रीनविच जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यहां से गुजरने वाली जो यामियोत्तर रेखा है इससे पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस रेखा को प्रमुख यामियोत्तर रेखा माना जाए। ये सभी देशों के जो वैज्ञानिक हैं, सभी देशों ने मिलकर के ये सुनिश्चित किया कि जो ग्रीनविच में जहां पर राज्य की, जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से जो रास्ता गुजर रही है, रेखा गुजर रही है, उस रेखा को हम प्रमुख यामियोत्तर रेखा मानेंगे, ठीक है। और उससे पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हम गणना शुरू करेंगे, ठीक है। इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहा गया, जो ये रेखा मानेगी प्रमुख यामियोत्तर रेखा मानेगी, और इसका मान दिया गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर की रेखा मान ली गई, ठीक है। अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बन गया, ठीक है, कि भाई यहां से मानक समय निर्धारित करेंगे। अब एक चीज और समझो, मानक समय क्या होता है इसको भी समझो। यहां पर देखो, हमें आपको सभी को पता है और अभी हमने आपको बताया कि एक टाइम पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ता है, ठीक है। सपोज दैट कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के आधे भाग पर ही तो पड़ेंगी एक टाइम पर, पूरे भाग पर तो पड़ी नहीं, तो आधे में दिन होता है, आधे में रात होती है। अब अगर मान लीजिएगा कि भाई 24 घंटे का मतलब 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा अपने स्थान पर एक पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक चक्कर पूरा घूर्णन कर लेती है, ठीक है। तो भाई अगर हम एक ही टाइम हर स्थान पर निर्धारित करते कि भाई अगर जब हमारे यहां पर सुबह के 7 बजेंगे तो हर जगह पर सुबह के 7 बजेंगे, तो भाई यहां पर सूर्योदय 7 बजे हो गया, लेकिन यहां पर तो सूर्यास्त है 7 बजे, क्योंकि यहां पर तो सूर्य की किरणें पहुंच नहीं रही, पृथ्वी के आधे भाग में ही पड़ती। तो भाई यहां पर सुबह के 7 कैसे बज सकते हैं, समझ रहे हो ना, सुबह और शाम का अंतर आता है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर सुबह के 7 बजेंगे तो यहाँ पर शाम के 7 बजेंगे, क्योंकि 12 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि एक टाइम पर पृथ्वी के आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसलिए अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय निर्धारित करना आवश्यक था, ठीक है। अब जो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय निर्धारित करना आवश्यक था, ठीक है, तो कैसे निर्धारित किया जाए, इसके लिए काम आती हैं आपकी देशांतरीय रेखाएं। चूंकि देखिए सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो कोई भी देशांतर रेखा हो, पृथ्वी ऐसी घूमेगी, पृथ्वी ऐसी घूमेगी, ठीक है, तो एक देशांतर रेखा पर पूरा प्रकाश पड़ेगा, ये ऐसे नहीं पड़ेगा, ठीक है। पृथ्वी का देखो सूर्य का प्रकाश तिरछा तो आएगा नहीं कि भाई ऐसे पड़ रहा है आदि पृथ्वी का प्रकाश पृथ्वी पर आधे भाग में प्रकाश पड़ेगा, यानी कि इतने भाग में पड़ेगा, तो एक देशांतर रेखा पर एक टाइम पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो इसीलिए देशांतरीय रेखाएं जो होती हैं मानक समय निर्धारित करने का आधार बनी है, ठीक है, तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आप जाओगे पूरे 180 डिग्री पूर्व जाओगे तो आधी पृथ्वी मिलेगी, और इससे इधर 180 डिग्री पश्चिम आओगे तो आधी पृथ्वी आपको मिलेगी। आधी पृथ्वी किधर है, 180 डिग्री पूर्व तक है, 0 अंश से 180 डिग्री पूर्व तक, और 0 अंश से 180 डिग्री पश्चिम तक आधी पृथ्वी आपको मिलेगी, ठीक है। यानी जो ये प्रमुख यामियोत्तर है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। कहा जा रहा है प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 डिग्री यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। आप समझो जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, जो विषुवत वृत्त है, समझो ये आपकी पृथ्वी, विषुवत वृत्त ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, एक हो गया आपका कौन सा उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जबकि जो आपकी प्रमुख यामियोत्तर है इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, एक भाग हो गया आपका कौन सा, एक भाग हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, एक भाग हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो ये वाला आपका पश्चिमी गोलार्ध है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब आपको अगर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करनी है तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा क्या,
सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा कि आप उत्तरी अक्षांश में या फिर दक्षिणी अक्षांश में, तो हमारा भारत देश उत्तरी अक्षांश में है। दूसरी चीज, पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। फिर दूसरा जो डिवाइडेशन हुआ है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में, तो हमारा भारत देश स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। दो चीजें आपको पता चल गई। बीच में जो लाइन है, इस लाइन को, ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। फिर आपको ये करना होगा कि 0 डिग्री की लाइन से कितने डिग्री इधर है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन से कितनी दूरी पर है, या 0 डिग्री लाइन से पश्चिम में कितनी दूरी पर है, या 0 डिग्री लाइन से पूर्व में कितनी दूरी पर है। तब आपको किसी देश की या फिर किसी स्थान की स्थिति का पता चलेगा। मतलब देशांतर में देशांतरी विस्तार कितना है, 0 डिग्री जो ये लाइन है देशांतर वाली, इस लाइन से कितनी दूरी पर है, और 0 डिग्री की जो ये लाइन है कौन सी, ये विषुववृत्त, इससे कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तब आप पता लगा पाओगे कि सपोज दैट कि हमारा जो भारत देश है, हम मान लेते हैं, ठीक है, आगे गणना भी दी गई है, हमारा भारत देश कहाँ से स्टार्ट होता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ यहाँ पर। हमारा भारत देश स्टार्ट होता है 68 डिग्री पूर्व से, ठीक है, और 97 डिग्री पूर्व में समाप्त हो जाता है। तो हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। हमारा भारत देश कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में पाया था। एक बार फिर से पृथ्वी बना लेते, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये आपकी होगी विषुववृत्त, ये होगी आपकी कौन सी, ये होगी प्रमुख यामी उत्तर, ठीक है। तो कहा जा रहा है 68 डिग्री पूर्व में हमारा भारत देश स्टार्ट होता है, यानी कि यहां से, ठीक है। और जो आपका देशांतरी विस्तार है कहां से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि यहां से, ठीक है। तो हमारा भारत देश ऐसा है, ठीक है। एक मिनट ये वाला, ठीक है। हमारा भारत देश यहां से यहां तक है, ये आपकी 68 डिग्री की लाइन आ गई, ठीक है। ये आपकी 6 डिग्री 4 मिनट, जहां से हमारा भारत देश स्टार्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी देश की स्थिति का ज्ञात करना है, तो आपको जो आपकी ये सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि मतलब उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर आपको ये ज्ञात करना होगा कि मतलब आप पूर्वी देशांतर में हो या पश्चिमी देशांतर में हो, ठीक है। फिर आपको ये जानना होगा, अगर आप पूर्वी देशांतर में हो, ठीक है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में हो अगर आप, तो पूर्वी गोलार्ध में कितने डिग्री से आप स्टार्ट होते हो और कितनी डिग्री पर एंड होते हो। और अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो कितनी डिग्री से स्टार्ट होते हो और कितनी डिग्री पर एंड होते हो। ये चीज आपको ज्ञात करनी होगी। भारत की स्थिति को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि प्रमुख यामी उत्तर तथा 180 डिग्री यामी उत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक। इसलिए इसे किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व या पश्चिम के लिए पू या फिर पा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्व के लिए हम पू का इस्तेमाल करते हैं और पश्चिम के लिए पा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने कई स्थानों पर लगा देखा होगा, ठीक। इसी प्रकार जो आपकी ये मतलब मिडिल लाइन है, जिसे हम लोग विषुववृत्त कहते हैं, तो विषुववृत्त के उत्तर में स्थित भाग को के लिए हम ऊ का इस्तेमाल करते हैं और दक्षिण में स्थित भाग के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि इतने डिग्री दा, इतने डिग्री डी, ठीक है। और पूर्व में स्थित भाग के लिए इतने डिग्री पूर्व के लिए पू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब उत्तर के लिए ऊ का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट मिलता है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यानी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो समझो बेटा, समझो। देखो ये आपकी हो गई कौन सी, पूरी पृथ्वी। ये इसे हमने क्या किया, खड़ा कर लिया। मतलब जो 90 डिग्री था वो हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। 90 डिग्री को हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। हमने क्या किया, मतलब जैसे पेन आप देखते हैं ऐसा होता है, एक मिनट पेन ऐसा होता है, तो हमने क्या किया, पेन को ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट हमने नीचे कर दिया और ये वाला यहाँ पर लिया, यानी कि पेन को हमने खड़ा कर दिया। बिल्कुल पेन की हम ऊपर वाली साइड देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने पृथ्वी को क्या किया, घुमा दिया। तरबूज की जहां पर डंडी लगी होती है उस स्थान को आप देखो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको गोल गोल की रेखा मिलेगी, विषुववृत्त रेखा हो गई, ठीक है, विषुववृत्त रेखा हो गई, ठीक है। इसके बाद में एक आपको मिलेगी ये लाइन, ठीक है। एक ही लाइन है जिसे हमने नाम दिया क्या, इसको हमने नाम दिया प्रमुख यामी उत्तर। प्रमुख यामी उत्तर ये होगी। प्रमुख यामी उत्तर से जब आप 180 डिग्री पूर्व की ओर चलोगे, यहां पर आ गए, और 180 डिग्री पश्चिम की ओर चलोगे तो यहां पर आ जाओगे। और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं, एक ही बिंदु पर तो जाकर मिलेंगे, क्योंकि भाई ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री जब आप पूर्व में जाओगे तो यहां पर आओगे, 180 डिग्री पश्चिम में जाओगे तो यहां पर आओगे, और पूरा मिलकर के 360 डिग्री का ये पूरा एंगल बन जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर समझ गए कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है, ये आप समझ गए। अर्थात, ठीक है, आप देखो, तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है, जो 180 डिग्री का पॉइंट है, ठीक है। यानी कि आपकी पृथ्वी ये हो गई, ये आपकी प्रमुख यामी उत्तर हो गई। प्रमुख यामी उत्तर से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में जो आप जाओगे तो यहां पर आपको 180 डिग्री का देशांतर देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो हमने पूर्व या पश्चिम नाम न देकर के इसको 180 डिग्री देशांतर नाम दिया, और इसी स्थान से हम किसी भी स्थान की
समय को निर्धारित करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको नाम दिया जाए। ठीक है, इस पॉइंट को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देशांतर और समय को समझते हैं कि देशांतर के आधार पर हम किसी भी स्थान का समय क्यों निर्धारित करते हैं और कैसे निर्धारित करते हैं, इस चीज को भी यहां पर अब समझो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया रहा है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय ग्रीनविच यानी जो 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, वहां पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा सूर्य, ठीक है, यानी वहां पर जब दोपहर हो रही होगी उस समय प्रमुख याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। सपोज दैट भाई ऐसे समझो आप, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये आपकी लाइन कौन, एक मिनट पूरा कट करें, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर ये आपकी रेखा है कौन सी, प्रमुख, ये एक मिनट ये रहने देते हैं, हमें यही रेखा मान लेते हैं, ये वाली जो रेखा है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी प्रमुख याम्योत्तर रेखा यानी कि 0 डिग्री की लाइन है। अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आप देखोगे कि सूर्य का प्रकाश पूरी रेखा पर पड़ेगा, पूरी रेखा पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लंबवत है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पूरी रेखा पर एक साथ पड़ेगा, कहीं वही कहा जा रहा है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, यानी कि पूरे स्थान पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, यानी इधर से इधर की ओर पृथ्वी घूमती है, कैसी, ऐसी घूमती पृथ्वी, ठीक है, तब चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में होंगे, यानी ग्रीनविच के इधर में जो स्थान होंगे, ठीक है, उधर होंगे, उनकी बात नहीं, जो ग्रीनविच से इधर के होंगे, ऐसे नहीं, ऐसे समझो। अब हमने क्या किया, पृथ्वी ये बन गई, ठीक है, और जो मिडिल लाइन थी प्रमुख याम्योत्तर रेखा को हमने यहां पर रख लिया, ठीक है, ये आपकी प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश भी इसी पर सबसे अधिक पड़ रहा है, ठीक है, पूरी रेखा पर पड़ रहा है, ये वाला पूर्व वाला इलाका, ये वाला आपका पश्चिम वाला इलाका। तो कहा जा रहा है चूंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, था वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में होंगे उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। यानी जो यहां पर स्थित है सूर्य तो भाई एक स्थान पर अपना स्थित है, यहां पर है, ठीक है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी जो ये रेखा ये धीरे धीरे इधर की ओर आएगी, ठीक है, ये वाला इलाका जो है वो 12 घंटे में ये वाला इलाका यहां से यहां पर पहुंच जाएगा और 12 घंटे में यहां वाला यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर मॉर्निंग पहले होगी, यहां पर मॉर्निंग बाद में होगी, ठीक है, यहां पर मॉर्निंग बाद में होगी, यहां पर मॉर्निंग पहले होगी, ये वाली ग्रीनविच वाली लाइन है। तो यहां पर इसके अपेक्षा पूर्व का जो समय होगा ग्रीनविच से पहले होगा और पश्चिम वाला जो समय होगा ग्रीनविच से बाद में होगा। वही यहां पर कहा जा रहा है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तथा वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है, तथा वे स्थान जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है, पश्चिम वालों का पीछे होगा और पूर्व वालों का आगे होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्व में सूर्योदय पहले हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता कि सभी स्थानों पर एक ही टाइम होता, यानी 7 बजे सुबह के हमारे यहाँ जब बज रहे हैं, ठीक है, AM जब हमारे यहाँ हो रहा है तभी 7 AM हो रहा है, 7 AM हो रहा है, कहाँ पर, जो आपका पश्चिम में से, यानी कि ऐसा समझिएगा ये आपकी विषुवत रेखा है, मतलब मिडिल लाइन है जिसे हम लोगों ने प्रमुख याम्योत्तर कहा है। इसके बाद में ये वाली हो गई आपकी पूर्व वाला पॉइंट और ये वाला पश्चिम वाला पॉइंट, ठीक है। तो जिस समय यहाँ पर 7 बज रहे हैं, अगर हम उसी टाइम पर यहाँ पर भी 7 बजा दें तो क्या होगा, यहां पर सुबह के 7 बजेंगे, यहां पर भी सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर तो सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ रहा है, यहां पर उस टाइम रात है, ठीक है, तो समय में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, समय में डिफरेंस होता है सूर्योदय की वजह से। सूर्योदय के आधार पर टाइम को रखा गया है कि सूर्योदय एक टाइम पर हर जगह पर हो, 5 बजे हमारे यहाँ भी सूर्योदय हो और तुम्हारे यहाँ भी 5 बजे सूर्योदय हो, ठीक है, इसीलिए ये डिफरेंस किया गया है, ठीक है, समय को चेंज कर दिया, समय को आगे पीछे कर दिया, लेकिन सूर्योदय तो भाई आगे पीछे होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगर 360 डिग्री, ठीक है, पूरी 24 घंटे में घूमती है तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। आप चाहो तो 360 से 24 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। जब 1 घंटे 15 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा। और 15 डिग्री जब आप 60 मिनट से इसको मतलब वो डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आएगी 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, 4 मिनट हो गए, 1 डिग्री घूम गई पृथ्वी।
फिर 4 मिनट हुए, फिर 1 डिग्री घूम गई। अगर आपके 1 घंटा हो गया तो 15 डिग्री पृथ्वी घूम गई। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनविच से जो पूर्व का इलाका होगा, 15 डिग्री पूर्व का इलाका होगा, वहां पर 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच से उसका समय 1 घंटे आगे होगा। क्या होगा? उसका समय ग्रीनविच से 1 घंटे आगे होगा, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। ठीक है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ग्रीनविच से में जब दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनविच से जो आगे का समय होगा, ठीक है, वहां पर 1 घंटा पहले दोपहर हो चुकी होगी। ठीक है, इसलिए वहां पर तब 1 बजेगा। ठीक है, वहां पर 1 बजेगा, उसका समय 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच से। ठीक है, अर्थात वहां दोपहर में 1 बजा होगा। ठीक है, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में, यानी जो ग्रीनविच से पीछे का इलाका है, पश्चिम वाला इलाका है, ठीक है, वहां पर ग्रीनविच से 1 घंटा समय पीछे हुआ, क्योंकि वहां पर ग्रीनविच से 1 घंटा लेट सूर्य का मतलब दोपहर हुई है। ठीक है, तो सूर्य की मतलब सूर्योदय के आधार पर हर जगह का टाइम निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आई है। नहीं भी आई है तो यहां पर अब आप क्लियर हो जाएंगे। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इस चीज को यहां पर समझो। देखो, भारत जो है, भारत को छोड़ दो, ठीक है, भारत को हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी की पूरी, ये आप देखते हैं कि 24 घंटे में पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अब 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूम जाएगी, और हमारे यहाँ पर 24 घंटे का टाइम दिया गया है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो पूरी पृथ्वी को 24 अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 24 अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया है कि हमारे यहाँ जब 1 बजेगा, ठीक है, तो हमसे 15 डिग्री पीछे वाला जो इलाका है वहां पर क्या होगा कि 12 बजेगा। ठीक है, पीछे वाले इलाके में। ठीक है, 1 मिनट पीछे वाले इलाके में जब हमारे यहाँ पर 1 बजेगा तो उसका समय हमसे पीछे होगा, क्या होगा, 12 बजेगा। और हमसे जो 15 डिग्री आगे है उसका वहां पर कितने बजेगा, जब हमारे 1 बजेगा तो वहां पर 2 बज जाएगा। ठीक है, 15-15 डिग्री के 12 टाइम जोन में पृथ्वी को डिवाइड किया गया। इसके बारे में अभी मांगे पढ़ेंगे। ठीक है, अपने देश से इसको पढ़ते हैं, देश को अगर आप समझोगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, कहा जा रहा है हम मानक समय क्यों मानते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है। ये हमारे सामने भारत देश का नक्शा है। भारत देश जहां पर एंड होता है, देशांतरी जो विस्तार है इसका, वो 97 डिग्री पूर्व में ये एंड होता है और 68 डिग्री पूर्व में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर आप 97 से 68 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 9 एंड 29 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर तो बता रहा है कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लग जाता है पूरा। ठीक है, जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे का समय लगता है, और यहाँ पर तो लगभग 29 डिग्री है, पूरा 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है, यानी 1 घंटा 45 मिनट का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलता। ठीक है, 29 डिग्री पूरा नहीं है, मतलब 29 डिग्री से थोड़ा कम ही है, यहाँ पर पॉइंटों में नहीं दिया गया है। ठीक है, पॉइंटों में नहीं दिया गया, पॉइंटों में दिया गया होता तो आपको समझ में आता, पॉइंटों में नहीं यहाँ पर दिया गया। अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पॉइंटों में बताया जाएगा बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सपोज दैट कि भाई 6 बजे सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, और क्या हुआ कि एक ऑफिस है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें यहाँ का भी व्यक्ति काम कर रहा है और यहाँ का भी व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, ऑफिस है, सरकारी टाइम मतलब रख दिया गया कि सरकारी ऑफिस है 9 बजे खुलेगी। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है 6 बजे और यहाँ पर वो है 7:45 पर, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट यहाँ से यहाँ की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा यहाँ पर सूर्योदय लेट होगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहां पर हो रहा है कितने, 6 बजे सूर्योदय, और यहां पर हो रहा है 7:45 पर सूर्योदय, क्योंकि यहां का देशांतरी विस्तार अधिक है। तो क्या होगा, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अब ऑफिस में दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ का एक यहाँ का। ठीक है, दोनों व्यक्ति यहाँ के ऑफिस में, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं जो कि सरकारी ऑफिस है। ठीक है, और ऑफिस का टाइम दिया गया है 9 बजे आपको ऑफिस में आना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सूर्योदय जल्दी हो रहा है, ये जल्दी यहाँ पर उठ जाएगा, और यहाँ पर सूर्यास्त भी जल्दी हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट जल्दी हो रहा है, सूर्यास्त भी और सूर्योदय भी। तो भाई इसको मॉर्निंग में 1 घंटा 45 मिनट अधिक टाइम मिल रहा है उठ करके तैयार होने, कपड़े पहनने, नहाने धोने, खाने पीने और दैनिक क्रिया करने के लिए, तो ये यहां से यहां पर जल्दी आ जाएगा। चूंकि ये व्यक्ति 1 घंटा 45 मिनट यहां पर सूर्योदय हो रहा है तो ये 1 घंटा 45 मिनट लेट उठेगा। ठीक है, और 1 घंटा 45 मिनट यहां पर सूर्यास्त भी हो रहा है तो 1 घंटा 45 मिनट यहां पर लेट सोएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके लिए टाइम का क्या होता है कि कमी होती है। यहां पर भाई 9 बजे दोनों व्यक्तियों को पहुंचना है, यहां पर सूर्योदय लेट होता है तो ये लेट उठ पाएगा, अब इसको टाइम कम मिल पाएगा। तो सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया, सरकार ने सोचा कि भाई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मध्य का जो टाइम है, ठीक है,
मध्य का टाइम इसको अपना टाइम माना जाए। देखो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ठीक है, यहाँ का और यहाँ का टाइम में डिफरेंस ना रहे, ठीक है, सभी जगह पर एक ही टाइम पर, मतलब सूर्योदय यहाँ पर 6 बजे हुआ तो यहाँ पर भी 6 बजे ही सूर्योदय, इसलिए टाइम को यहाँ पर क्या किया गया, पीछे कर दिया गया, ठीक है, और इसके टाइम को इसकी अपेक्षा आगे कर दिया गया। ये डिफरेंस रखा जाता है, ठीक है, टाइम जोन के आधार पर डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। वही यहाँ पर दिया रहा है कि इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामी-उत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अब चूंकि हमारे यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट का पूरे यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा कि भाई मतलब टाइम तो मतलब हर स्थान पर एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो बीच का रास्ता निकाला, या तो हमारे देश में 2 टाइम जोन हो, इतने वाले भाग का अलग और इतने वाले भाग का अलग, ठीक है, 2 टाइम जोन रखे जाए, तो 15 डिग्री वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाए कि जैसे ही आप 15 डिग्री इधर आओगे, ठीक है, एक मिनट, जैसे आप 15 डिग्री इधर आओगे अलग टाइम वो जोन है, और इधर से इधर आओगे तो अलग टाइम जोन है, फिर हमको 2 घड़ियां बांधनी पड़ती, ठीक है, ये मतलब आपका ये वाला पश्चिम वाला अलग टाइम जोन और पूर्व वाला अलग टाइम जोन, इससे भारत में विभाजन पैदा होता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने जो भारत के मध्य भाग से, बिल्कुल मध्य भाग से जो रेखा गुजर रही थी, ठीक है, 82.5 डिग्री, इसको हमारे यहाँ का मानक समय रेखा मान लिया गया। क्या कि माना गया, इस यामी-उत्तर रेखा गुजरने वाली यामी-उत्तर को देश का स्थानीय समय, ठीक है, देश का मानक समय माना गया। जब यहाँ पर 12 बजेंगे तभी यहाँ भी 12 बजेंगे, यहाँ भी 12 बजेंगे, जब यहाँ पर 6 बजेंगे तो यहाँ पर भी 6 बजेंगे, यहाँ पर भी 6 बजेंगे। इससे क्या हुआ, ना इसे टाइम का लॉस हुआ, ना इसे टाइम का लॉस हुआ। भाई यहाँ पर सपोज 6 बजे बज रहे हैं, ठीक है, 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, लेकिन इस जगह के टाइम को माना गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 बजे सूर्योदय होगा। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बीच का टाइम लिया गया, इससे क्या है कि दोनों तरफ की समस्या जो है वो सॉल्व होती रही। इसको मतलब 1 घंटा 45 मिनट का अंतर था, उसको कम कर दिया गया, ठीक है, बीच का टाइम लिया गया ताकि दोनों लोगों को सहूलियत रहे, ठीक है। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 82.30 को मानक यामी-उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाला जो इलाका है, उत्तर प्रदेश के नैनी में, इलाहाबाद के नैनी में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। इसको हमारे मतलब यहाँ से जो रेखा होकर गुजरती है, इस यामी-उत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया, ठीक है। 82.5 डिग्री वाला जो मानक समय होगा, जब 82.5 डिग्री पर 6 बजेंगे तभी पूरे देश में 6 बजेंगे। समझ गए, ये हमारे देश की मानक समय रेखा मानी गई, ठीक है। इस यामी-उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंडियन टाइम जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है, भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है, तथा यहाँ का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब चूंकि ये 15 डिग्री घूमने में एक घंटे का टाइम लगता है, ठीक है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, इंटू करके मैंने रखा हुआ है 5 घंटा 30 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। और हमारा देश चूंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टाइम क्या होगा, सूर्योदय पहले होता है, हमारे यहाँ 5 घंटा 30 मिनट पहले सूर्योदय होता है, जबकि लंदन में जब हमारे यहाँ पर 5 बजे होंगे, जब एक मिनट, हाँ, जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो हमारे यहाँ पर 7:30 शाम के बज जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ का टाइम लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब एक चीज और यहाँ पर समझो, कई देश ऐसे होते हैं जिनका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, ऐसे ऐसे देश होते हैं, कई देश ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जिनका अक्षांशीय विस्तार अधिक होते हैं, जो ऐसे देश ज्यादा लंबे हैं, ठीक है, वहां पर तो मतलब क्या है कि एक टाइम जोन से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जिनका देशांतरी विस्तार अधिक है, यानी जो चौड़े बहुत अधिक देश, जैसे कि रूस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए, यानी टाइम जोन एक से अधिक अपनाए गए। उदाहरण के लिए जो रूस है, रूस में 11 मानक समय। अगर आपको पूरे रूस की घूमना है तो आपको अपने हाथों में 11 घड़ियां पहननी होंगी, या अपने मोबाइल में अलग अलग टाइम जोन सेट करना होगा, या आपको 11 घड़ी लेकर के चलना होगा, ठीक है, तब आप पूरे रेस में ट्रैवलिंग कर पाएंगे। यहीं तो वहां पर 11 अलग अलग मानक समय हैं रूस में पूरे, ठीक है, क्योंकि उसका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है, ठीक है। और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र घेरता है, ठीक है। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को 24 अलग अलग समय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, और एक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर को घेरता है, ठीक है।
एक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगा हो जो कठिन है, नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताना। क्वेश्चंस वाले वीडियो में जो इसका लाइव टेस्ट होगा उसमें हम उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाकर के इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए हम इसलिए भी और भी कह रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम पर क्या है कि हम क्विज चलाते रहते हैं, ठीक है। कई सारी क्विज हमारे टेलीग्राम पर आती रहती हैं, तो क्विज आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। क्विज पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पहले चैनल दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी हिस्ट्री का स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। केवल यहीं पर नहीं चल रही, एनसीईआरटी हिस्ट्री की स्पेशल क्लासेस वहां पर चल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी हिस्ट्री की स्पेशल क्लासेस आपको मिले तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले चैनल की भी दे दी है। और डेली शाम को वहां पर टेस्ट सीरीज अभी से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।